हम लोग लास्ट स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक्स की तरफ, लास्ट चैप्टर के लास्ट एंड की तरफ चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट नेक्स्ट हमारा 6 स्टेप्स है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? क्रॉप्स का कटिंग ऑफ क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप्स and gathering. It is done manually or using a harvester. After that, separation of grain is called threshing. It is done by using a thresher. Winnowing removal of dust, husks, etc. आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस जब हमारा क्रॉप अच्छे तरीके से पक जाता है, जब हम टाइम देख करके देख लेते हैं कि आवर क्रॉप्स गेट राइपन, जब प्रॉपर वे में हमारी क्रॉप ग्रो हो जाती है, राइपन हो जाती है, पक जाती है, तब हमें जरूरत होता है एक सही समय पर, तब फिर हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने का मतलब है कि सबसे पहले हम उस क्रॉप्स को काट करते हैं, फिर से कट करके उसको गैदर करते हैं। कटिंग एंड गैदरिंग बोथ इंक्लूडिंग इज हार्वेस्टिंग। तो पहले हमारे यहाँ आज भी हम बहुत सारे जगहों पर जो हार्वेस्टिंग है वो मैनुअली लार्ज स्केल पर किया है, बट अब के समय में हम लोग मैनुअली की जगह पर, चूंकि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और एफर्ट लगता था, इसलिए हम लोग हार्वेस्टर का यूज करते हैं। एक मशीन आती है, इंप्लीमेंट्स है जो उसको गैदर करने और कट करने में आपकी हेल्प करता है। हार्वेस्ट। नेक्स्ट है हमारा थ्रेसिंग। जब आप हार्वेस्ट करके लाते हैं तब जाकर के उस स्ट्रॉ में हमारा ग्रेन्स रहता है, तो उस स्ट्रॉ से उस ग्रेन्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेम्स जो होते हैं उसकी कटिंग, स्टेम्स में से स्ट्रॉ ग्रेन्स को निकालने के लिए हम उसका थ्रेसिंग करते हैं, जिसको हम थ्रेशर का यूज करते हैं। थ्रेसिंग का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन। उसमें जो भी ग्रेन था उस ग्रेन को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के लिए जो हम लोग मशीन यूज करते हैं, इंप्लीमेंट यूज करते हैं, थ्रेशर। उसके बाद हो जाता है कि जब आप ग्रेन्स निकालते हो तो ग्रेन्स में उसके साथ-साथ बहुत सारे डस्ट, हस्क, साफ्स, ये सभी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग विनोइंग, विंड का हेल्प करके, हवा का प्रोसेस यूज करके, विंड सेपरेशन के द्वारा, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस के द्वारा हम इसको सेपरेट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम उस ग्रेन्स को, कंटेनिंग ग्रेन्स को एक सर्टेन हाइट पर ले जाते हैं और वहां से विंड के डायरेक्शन में धीरे-धीरे हम ऐसे धीरे गिराते हैं, और जैसे-जैसे आप गिराते हैं तो वहां पर दो बातें होती हैं। जो हैवी ग्रेन्स होता है वो हैवी ग्रेन्स इस तरीके से जब आप यहां से गिराते हैं तो जो हमारा हैवी ग्रेन्स होता है वो एक जगह ग्रेविटी के कारण जमा हो जाता है, जबकि इसके जो हस्क होते हैं वो बहुत दूर जाकर के गलत भी तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस होता है इसमें हमारा विनोइंग, थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग। तो अब हमारे पास जरूरत हो गई कि आप अपने क्रॉप्स को ग्रो करके अपने घर तक ले आए। आपके पास क्रॉप्स के फ्रेश ग्रेन्स, नीट एंड क्लीन ग्रेन्स आपके पास। तो अब हमें क्या जरूरत होगी, अब हम उस ग्रेन्स को क्या करें, ऐसे बाहर छोड़ दें, बारिश हो, धूप हो, रोडेंट्स लगे, मोल्ड्स लगे, रैट्स लगे, ये सभी हमारे उस क्रॉप्स को क्या करेगा, सारी मेहनत को डैमेज कर देगा। इसलिए अब हम जब क्रॉप्स को लेकर क्या करें, तो जब भी हमें यूज होगी, जब हम इसको सेल करेंगे, तब तक हमें उसको क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करके बचाने की जरूरत है। तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज, क्रॉप स्टोरेज। इस क्रॉप स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को हम स्टोर करते हैं अपने घर में लाने के बाद। उसको पहले स्टोर करने से पहले उसे कुछ दिनों तक धूप में सुखा दिया जाता है, ड्राई किया जाता है, जिससे उसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट हो वो रिमूव हो जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी तो हमारे जो ग्रेन्स हैं उसे डैमेज करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं गनी बैग्स, जो हम लोग जूट वगैरह का बैग्स है तो उस बैग्स में स्टोर करते हैं। गांव वगैरह में बहुत सारे बड़े-बड़े से जो मेटल्स के या वुड के या फिर मिट्टी के बने हुए बड़े-बड़े से कंटेनर्स यूज किए जाते हैं। वहीं पर जिसे हम लोग श्योर्स बोलते हैं या ग्रैनुलरीज बोलते हैं,
क्वेश्चन थे और हमारा ये जो टॉपिक था ये हमारा लास्ट अब समाप्त हो गया है। अब आइए इसके बाद हमारे पास रह जाता है कि जब आप क्रॉप्स को ये कर देते हैं तो अब हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स में भी कुछ दिक्कतें रहती हैं। हो सकता है कि हम अगर कुछ ग्रेन्स को अगर 1 साल तक रखें, हमारे घर में 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद कुछ पेस्ट वगैरह ग्रो करने शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे पास ग्रेनेज मस्ट, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो ग्रेनेज बनाए जा रहे हैं वो इस तरीके से बनाए जाए जो कि पेस्ट वगैरह को कंट्रोल कर सके। कि द ग्रेनेज मस्ट बी पेड फ्रॉम माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स बाय स्प्रेइंग केमिकल्स। उसमें स्प्रेइंग केमिकल्स को स्प्रे करके, है ना, स्टोर को ग्रेनेज को स्टोर करने से पहले मुझे माइक्रोब्स फ्री कर देना चाहिए। समय समय पर पीरियोडिकली हमें उसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं वो रोडेंट्स के द्वारा अटैक ना हो गया हो, किसी इंसेक्ट्स वगैरह कीड़े वगैरह उसके अंदर नहीं लगे हैं। और इसके अलावा भी हमें कुछ अदर प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा लगना चाहिए जो हमारे उसमें इंसेक्ट से या फंगल डिसऑर्डर से, फंगल इंस्पेक्शन से उसे हमें क्या करता है, बचाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि फ्यूमिगेशन विद केमिकल्स, कुछ ऐसे तरीके के फ्यूमिगेशंस वोलेटाइल गैसेस सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर आप उसमें डाल दे तो धीरे धीरे उसमें से गैसेस निकलते रहते हैं, जो धीरे धीरे उसमें से फ्यूम्स लाइक मिलता रहता है और वो हमारे इंसेक्ट वगैरह को किल कर देते हैं, व्हिच किल और वेपन्स बेस्ड विदाउट अफेक्टिंग स्टोरेज। नेक्स्ट है, हम अगर कोई केमिकल्स यूज नहीं करना चाहते तो हमारे यहाँ नीम के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि नीम के लीव्स को हम उसके ऊपर रख दें एंड अलोंग विद द ग्रेन्स टू रिपेल पेस्ट, तो फिर उसके अंदर पेस्ट वगैरह का कंट्रोल लगा होता रहता है। Next is small quantity of vegetable or mineral oil added to grains to legumes to prevent pests from laying eggs and to check level development। अब क्या है, जब हम legumes दैट मींस कि खास करके हमारे घरों में देखे होंगे हम लोग दाल वगैरह के कीड़े लग जाते हैं। जब हमारे यहाँ तो दाल वगैरह हैं या वेजिटेबल्स वगैरह के ऐसे कुछ हैं तो उसके ऊपर कुछ मिनरल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल अगर हम उसके ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके की पेस्ट वगैरह का कोई अटैक नहीं होता है। फिर क्या रहता है, स्टोरेज एरिया कैन बी स्प्रेड रेगुलरली, जहां पर हम स्टोर कर रहे हैं उस एरिया को समय समय पर रेगुलर करते रहना, मतलब स्प्रे करता रहना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर किसी तरीके का पेस्ट वगैरह का, इंसेक्ट वगैरह का अटैक नहीं हो। नेक्स्ट है, फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम powder means leaves and black pepper are mixed to check insects, eggs and larvae। अगर हम अपने घरों में ही रखते हैं तब ऐसी स्थिति में हम उसे ब्लैक पेपर, जिसे लोग काली मिर्च बोलते हैं, नीम के लीव्स होते हैं, इसको पीस करके उसको पाउडर फॉर्म का उसमें मिक्स कर दें तो फिर वो हमारे पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करता है। अब क्या है, सिंस ग्रेन्स आर हार्वेस्टेड वंस अ ईयर, हमारे यहाँ जो भी ग्रेन्स की हार्वेस्टिंग होती है वो एक बार होती है, साल में एक बार हम गेहूं ग्रो करते हैं, एक बार चावल ग्रो करते हैं, पैडी ग्रो करते हैं, है ना। नीड टू बी स्टोर्ड सेफली सो दैट दे लास्ट till and at least the next harvest season। हम जो भी ग्रो करते हैं हमारे पास ये ध्यान रखना होता है कि वो अगले सीजन तक चल जाए, इसलिए हमें इसके लिए जरूरत होती है कि हाउ एन एक्स्ट्रा स्टॉक और बफर स्टॉक इज ऑलवेज मेंटेन। इसलिए हमें केवल खाने पीने के लिए नहीं, इसके अलावा एक बहुत बड़े से अमाउंट में स्टॉक की जरूरत होती है सो दैट ग्रेन्स आर अवेलेबल प्लेंटी इफ देयर इज शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर ईयर। इसलिए हमें अगले साल ही नहीं, कई समय के लिए स्टॉक करके रखना होता है कि अगर किसी साल हमारे यहाँ किसी कारण से अगर प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर हम उस तरीके से उसका यूज कर सकें, जिसे हम लोग बफर स्टॉक के नाम से। नेक्स्ट आइए, इसमें हमारा क्या हो जाता है कि ऐसे इस केस में तो क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो क्रॉप प्रोडक्शन में हमारे देशों में खास करके अलग-अलग समय में अलग-अलग तरीके से साइंटिस्ट वगैरह ने रिवॉल्यूशन किया, इंप्लीमेंटेशन लाया, फ्रूट ग्रो करें, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करें, अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स को ग्रो करें। इसके लिए अलग-अलग समय पर साइंटिस्ट ने, गवर्नमेंट्स ने मिलकर के बहुत सारे प्लान चलाए, जिसमें सबसे पहला हमारा इंप्रूवमेंट हमारे यहाँ, इससे पहले एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा टेक्निकल नहीं हुआ करती थी, हमारे यहाँ क्रॉप्स बड़ी था, फील्ड इससे भी अच्छे थे लेकिन क्रॉप्स की यील्डिंग इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। इसलिए इसके लिए सबसे पहले हमारा जो इंप्रूवमेंट जाता है, ग्रेट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 1960 to 80। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इसका जो ग्रोथ का पीरियड हुआ वो था हमारा 1960 to 80 का, 60 to 80 का। और इस पीरियड में हमारे यहाँ क्रॉप्स के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत सारे अलग-अलग तरीके के इंप्लीमेंट्स यूज किए जाने लगे। हमारे यहाँ नए-नए तरीके से क्रॉप्स की जो वैरायटीज प्रोड्यूस की गई और इस चीज को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसे हम अपने हमारे यहाँ के एज का, हमारे इंडिया के एग्रीकल्चरल एज का सबसे गोल्डन एरा कहा जाता है 1960 to 80। The great success of green revolution in India can be attributed to the efforts of Professor M.S. Swaminathan, and introduced high yielding varieties of seeds of foreign origin in Indian agriculture, developed new varieties of all Indian crops and
evolve new methods of techniques of raising agricultural products. आगे बात रह जाती है कि इसके कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी थे, ग्रीन रिवॉल्यूशंस के भी कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स थे। कैसे? कह रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर। इससे पहले लोग फर्टिलाइजर्स का नाम नहीं जानते थे, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं केमिस्ट्री का यूज करते गए, सॉइल की केमिस्ट्री को डैमेज करते गए, चेंज करते रहे और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, क्योंकि हमने उसके बाद क्रॉप्स की याइल्डिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज किया। उसके बाद कह रहा है अनजूडियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और पॉल्यूटेड सॉइल, वाटर एंड वाटर बॉडी। इससे हमारा सॉइल पॉल्यूट हो गया, वाटर पॉल्यूट हो गया। दिस वाटर नाउ बिकम अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है हाई यील्डिंग क्रॉप्स नीड मोर वाटर। ज्यादा से ज्यादा आपको क्रॉप्स की जरूरत होती है, क्रॉप को यील्ड करवाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। देयरफॉर ज्यादा से ज्यादा हमने जो इरिगेशन पर्पस के लिए ग्राउंड वाटर का यूज किया। अंडरग्राउंड वाटर हैज बीन यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑन लार्ज स्केल। दिस हैज रिजल्टेड इन द डिप्लीशन, जिसके कारण हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट कर चुका है और अब ये स्थिति है कि हम बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी ऑफ वाटर से सफर करते हैं। तो ये तो था हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा एग्रीकल्चर does not include the crop production only. It does not include the preparation production of केवल only plants, trees, crops, not. It also includes the rearing of animals. तो आइए हम बात करते हैं इसमें फूड्स और फ्रॉम एनिमल्स। तो हम अपने पर्पस के लिए एग्रीकल्चर में हम लोग कुछ एनिमल्स को भी रियर करते हैं, है ना? लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड विद अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। हमें एनिमल्स से भी बहुत सारी चीजें मिलती है, इसलिए हमें जरूरत हो गई। धीरे-धीरे हम लोगों ने क्या किया, एनिमल्स को भी क्या करना शुरू किया, डोमेस्टिकेटेड करना शुरू किया। ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। हम अगर अपने यहाँ एनिमल्स को रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको ब्रीड करवाते हैं, उसकी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, उसका केयर करते हैं, उसका खाना पीना देते हैं, ये जो इंटायर प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स को हमारे यहाँ जो एनिमल्स यूज किए जाते हैं वो मेनली फूड के लिए, वो जैसे है जैसे मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स। मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स जैसे गोट, पोल्ट्री एनिमल्स में हमारे आ जाते हैं चिकन, डक, टर्की, फिश, शिप, पिग। ये सभी हमारे लिए मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स होते हैं। The practice of raising chicken, ducks, geese, turkey, pigeons for eggs meat is called poultry farming. अगर हम एग्स वगैरह को चिकन के लिए, मीट के लिए अगर इन चीजों को हम लोग पालते हैं, ये हमारा पोल्ट्री फार्मिंग है। The large scale rearing of fish for food is known as pisciculture. अगर हम फिश की बहुत बड़े से एरिया में, बहुत लार्ज मतलब लार्ज एरिया में, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में अगर हम रियर करते हैं फिश को, तो वो हमारा कहलाता है क्या चीज, pisciculture. Fish farming includes fish, fin fish, shell fish। तो दो तरह के फिश भी हमारे फिश फार्मिंग में इंक्लूड होते हैं। फिन फिश होता है जिसे लोग ड्रू फिशेस बोलते हैं, और एक शेल फिश होता है जैसे प्रॉन्स, मसल्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स। नेक्स्ट हमारा मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स में आ जाते हैं जैसे कॉ, बफेलो, गॉट, कैमल। मिल्क इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज बटर, चीज, घी, कर्ड। तो ये हमारे इस एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं, रियर करते हैं। फिर है वर्किंग और ड्राफ्ट एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स हम लोगों ने पढ़ा, हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत सारे एनिमल्स की जरूरत होती है। हम लोग बहुत सारे एनिमल्स को कार्ट में यूज करते हैं, हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट। तो ऐसे केसेस में क्या रहे कि बहुत सारे सच हॉर्स, बुलॉक, कैमल, डंकी, मोल एंड एलिफेंट्स। फाइबर एंड स्किन यील्डिंग एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो फाइबर हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोग सिल्क वर्म की बात करते हैं, स्किन यील्डिंग एनिमल्स होते हैं। तो क्या रहे सच शीप, गॉट, कॉ, बफेलो, horse and camel. Besides this, some other animals also provide us useful products as honey. Bees provide us honey. Silk is often from animal source, that is silkworm. तो जैसे हमारा सिल्कवर्म को रियर करने का तरीका होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या चीज, सेरिकल्चर। तो this completes your first chapter, crop production. Thank you. Bye.